नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड जॉब डिज़ाइन, जॉब इवेलुएशन एंड मेरिट रेटिंग के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी आपके साथ दोस्त तैयार कर रहे हैं, एग्ज़ाम जिन्होंने जीआई का भरा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम समय पे मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, डिप्रिसिएशन का अर्थ क्या है। तो ये आपको थ्योरी सेक्शन में सभी बताया गया है, उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज है लगभग सारे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का मूल्य ह्रास का क्या है। संपत्ति में के मूल्य में वृद्धि, कमी, संपत्ति के उपयोग में वृद्धि, उपयोग में कमी। तो संपत्ति के मूल्य में कमी आना ही मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का अर्थ किसी मूर्त संपत्ति जैसे मशीनरी, इमारत, वाहन आदि के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी है। ये कई कारणों से हो सकती है, घिसावट, अवमूल्यन और टेक्नोलॉजी में बदलाव आदि के कारण होता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए एक आपने नई कार खरीदी, कुछ साल बाद कार का मूल्य कम हो जाएगा क्योंकि यह पुरानी हो जाएगी, इसमें घिसावट हो जाएगी। यही डिप्रिसिएशन होता है। सेकंड देखिए आप, डिप्रिसिएशन की कौन सी विधि सबसे सरल है। तो आपने 3 विधि देखी थी, सीधी रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन विधि, घटती शेष राशि विधि, योग राशि विधि। तो इनमें से सबसे सिंपल था स्ट्रेट रेखा विधि। इसमें हर एक साल सिमिलर टाइप में इसका मूल्य ह्रास होता है, हर साल बराबर। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मूल्य ह्रास की सीधी रेखा विधि सबसे सरल और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। इस विधि में संपत्ति का मूल्य हर साल समान रूप से घटता है। ठीक है, और इसका ये सूत्र देखिए, फॉर्मूला। संपत्ति की जो लागत होती है टोटल, उसमें से ये अवशिष्ट मूल्य, रेजिडुअल मूल्य, मतलब जो सबसे लास्ट जितने साल तक उसकी लाइफ होती है, लास्ट जो मूल्य होता है वो माइनस करके टोटल उसकी अनुमानित यूजफुल लाइफ। फिर एक एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए 10,000 की मशीन है और उसका रेजिडुअल अवशिष्ट मूल्य 1,000 है और 10 वर्ष उसका यूजफुल लाइफ है। तो जो ये फार्मूला दिया गया है उससे 10,000 माइनस 1,000 9,000 हो गया, उसमें 10 से भाग दिया तो 900 इसकी हर साल मूल्य में मूल्य ह्रास होगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, वर्क स्टडी में कौन से चरण होते हैं। तो स्टेप्स आप वर्क स्टडी में पढ़ चुके हैं। इसमें कार्य का चयन, विश्लेषण, विच्छेदन, मानकीकरण, समय मापन और सुधार। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, ये सभी होते हैं। ठीक है, ए पोर्शन। फोर्थ देखिए, मेथड स्टडी के कौन से तकनीक है। ठीक है, ये भी आप देख चुके हैं। इसमें वो सेम स्टेप्स है, समय अध्ययन, मोशन अध्ययन, कार्य विधियों का स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण और डिज़ाइन। ये चारों ही है इसमें मेथड स्टडीज। ठीक है, फिफ्थ देखिए, टाइम स्टडीज का उद्देश्य क्या है। तो कार्य करने में लगने वाले समय का मापन करना ही टाइम स्टडी का उद्देश्य है। दक्षता बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, ये डायरेक्ट उद्देश्य नहीं है इनके। तो डायरेक्ट इसका मेन उद्देश्य समय का मापन करना है। सिक्स्थ देखिए, टाइम स्टडी में टाइम स्टडी के कौन से तकनीक है। तो स्टॉप वॉच अध्ययन, फिल्म अध्ययन और इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों ही है फर्स्ट ए। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है। सेवन देखिए, वर्क डिजाइन का उद्देश्य क्या है। वर्क डिजाइन का उद्देश्य क्या है। कार्य को जटिल कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं, अधिक कुशल बनाना, ये राइट है बी। कार्य को कम महत्वपूर्ण भी नहीं करेगा, असंतोष भी नहीं करेगा, असंतोषजनक भी नहीं बनाएगा। तो बी राइट हो गया, अधिक कुशल बनाना। ठीक है, ये बाकी जो ऑप्शंस है ये इसके वर्क डिजाइन के जो उद्देश्य होते हैं उनके अपोजिट है, विपरीत है। वर्क स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण का उद्देश्य क्या है। तो कार्य करने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, कार्य करने के सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारित करना, जटिल बनाना, कार्य को रोकना। तो बी इसका राइट आंसर हो गया, कार्य करने के सर्वोत्तम तरीकों का बेस्ट जो ऑप्शंस होते हैं, कार्य करने का बेस्ट मेथड होता है उसको ये सेलेक्ट कर निर्धारित करता है।
जॉब इनरिचमेंट, कार्य का समृद्धिकरण। तो ये क्या होता है? कर्मचारियों को कम चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना नहीं होगा, कर्मचारियों को कम वेतन देना भी नहीं है, पदोन्नति से वंचित वंचित भी नहीं है। बी देखिए, कर्मचारियों को अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक कार्य सौंपना जॉब एनरिचमेंट का अर्थ है। ठीक है, ये लिखा है जॉब एनरिचमेंट का अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके काम से अधिक जिम्मेदारी और स्वायत्तता देना, ताकि वे अपने काम को अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक कर सके। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की नौकरी में संतुष्टि बढ़ाना और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में सुधार करना है। जॉब इवेल्युएशन का उद्देश्य देखिए, कर्मचारियों को दंडित करना, प्रेरित करना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, कर्मचारियों को डराना। तो राइट आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। ठीक है, विभिन्न पदों के लिए वेतन संरचना तार्किक और न्यायसंगत हो, इसका जॉब इवेल्युएशन से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, योग्यता का मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन उद्देश्य आपको फाइंड आउट करना होता है, सेकेंडरी प्राइमरी उद्देश्य देखना होता है मेनली। कौन कौन से अगर पूछता है तो फिर सभी उसमें से ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है, बट ओनली उद्देश्य पूछा है, मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य पूछा जाता है, तो जो प्राइमरी कारक होता है, प्राइमरी उद्देश्य होता है उसका, वो आपको आंसर करना है। तो देखिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यही राइट आंसर होगा इसका। कर्मचारियों को दंडित करना, प्रेरित करना, डराना, ये सारे इसके कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के कार्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्क स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्क स्टडी कार्य की गति को बढ़ाना। ठीक है, वर्क स्टडी एनालिसिस करके हम कार्य की जो गति है उसको बढ़ाते हैं, लागत में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, लागत में कमी आती है एक्चुअल में। कार्य की गुणवत्ता को कम करना भी नहीं होता है, गुणवत्ता भी इसको मेंटेन रखना होता है। कार्य को जटिल बनाना, कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं है, कार्य की गति को बढ़ाना। नेक्स्ट 13 देखिए, मेथड स्टडी का उद्देश्य क्या है? कार्य को एक ही तरीके से करना नहीं, कार्य की प्रक्रिया को सुधारना है, ये राइट आंसर है। कार्य को धीमा करना, रोकना भी इसका उद्देश्य नहीं है। मेथड स्टडी विधि अध्ययन का उद्देश्य कार्य की प्रक्रिया को सुधारना। ठीक है, तो इसको देखिए, किसी कार्य को करने के मौजूदा तरीकों का विस्तृत विश्लेषण एनालिसिस करके उन्हें अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सुधार करना होता है। इसका लक्ष्य कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना, ताकि समय, लागत और संसाधनों की बचत हो सके। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, ठीक है, मूल्य ह्रास की राशि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये आपको ऊपर बताया जा फॉर्मूला बताया गया था। तो इसमें देखिए, कुल लागत डिवाइड बाय उपयोग के वर्षों की संख्या, ये राइट आंसर होगा इसका डी। इसमें रेजिडुअल मूल्य, जो अवशिष्ट मूल्य, नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, डी में एक्चुअल फार्मूला होता है इसका कुल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य डिवाइड बाय उपयोग के वर्षों की संख्या, तो वो ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए रेजिडुअल मूल्य एक्चुअल हो सकता है 0 हो, तो उस वजह से राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअल फार्मूला भी नीचे दिया गया है आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर, वर्क स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम का क्या महत्व है? तो लागत में कमी करता है, कार्य की सटीकता, श्रमिकों की दक्षता, इफिशियंसी बढ़ाना। ठीक है, तो ये सभी स्टैंडर्ड टाइम का महत्व है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। फ्लो चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है मेथड स्टडी में? तो उसके प्रक्रिया को समझने में, क्या उसका प्रवाह है। लागत का अनुमान लगाने के लिए नहीं होता, श्रमिकों की भर्ती के लिए भी नहीं होता, मशीनों की सूची बनाने के लिए नहीं होता। राइट आंसर है ए, कार्य की प्रक्रिया को समझाने के लिए, उसका प्रवाह किस प्रकार से है, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होता है ये फ्लो चार्ट, विभिन्न चरणों को एक क्रमबद्ध तरीके से दर्शाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इन टाइम स्टडी? समय अध्ययन में मानक समय का क्या अर्थ है? 18, तो कार्य को पूरा करने में जो औसत समय लगता है वही स्टैंडर्ड टाइम है टाइम स्टडी में। ठीक है, किसी विधि में मूल्य ह्रास की गणना वर्ष के दौरान होती है।
तो तीनों ही विधि दी गई है, तीनों में ही सालाना हम उसके मूल्यह्रास की गणना करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, तीनों विधि में ही सालाना गणना की जाती है। जॉब असेसमेंट का उद्देश्य विभिन्न नौकरियों के बीच समानता स्थापित करना होता है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। 21 देखिए, नौकरी डिजाइन, वर्क डिजाइन में कार्य विविधता का क्या अर्थ है? तो कार्य विविधता मीन्स हो गया डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क को करने के प्रोसेस है, उनको, विभिन्न कार्यों को एक साथ करना है। ठीक है, इसमें बाकी तीन ऑप्शन देखिए, एक ही कार्य करना कार्य विविधता नहीं है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना भी कार्य की विविधता नहीं है, कार्य के समय को कम करना भी कार्य की विविधता नहीं है। राइट आंसर हो गया बी, विभिन्न कार्यों को एक साथ करना कार्य विविधता होता है। ठीक है, सिमिलर जो प्रोसेस होंगे उनको एक साथ कर दिया जाता है। 22 देखिए, नौकरी मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सबसे सामान्य है? तो सबसे सामान्य ये रैंकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अंकीय विधि का भी प्रयोग किया जाता है बट कम किया जाता है, ग्रेडिंग का भी किया जाता है, ये भी कम होता है, और कार्य विश्लेषण तो एक स्टेप है उसका, इनका जो भी मेथड्स दिया गया है उसमें एक स्टेप होता है। तो रैंकिंग विधि का किसी भी फर्म में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे सामान्य। तो ग्रेडिंग विधि, नेक्स्ट हम ये 23 देखते हैं, योग्यता मूल्यांकन में ग्रेडिंग स्केल का क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो ग्रेडिंग का हम प्रदर्शन मापने के लिए उपयोग करते हैं। ये एक पैमाना होता है जिसके माध्यम से हम किसी विशेष कार्य या योग्यता में किसी व्यक्ति की क्षमता को माप सकते हैं। ठीक है, 22 एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, इसको 22 में कन्फ्यूजन है, ग्रेडिंग होगा या रैंकिंग होगा, इसको हम लास्ट में हम करेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मेंशन कर दिया जाएगा। अब देखिए 23 हो गया। 24 देखिए, नौकरी मूल्यांकन के आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटिव और वेतन निर्धारण कंपनसेशन का उद्देश्य क्या है? तो नौकरी की समानता सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करना, दोनों को सम्मिलित उपयोग, तो दोनों ही का सम्मिलित उपयोग राइट आंसर होगा। वर्क डिजाइन में, कार्य डिजाइन में रोटेशन का क्या लाभ होता है? तो इसमें कार्य में रुचि बनाए रखना, कर्मचारियों की विविधता बढ़ाना, दक्षता में वृद्धि, ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य में रुचि भी बनी रहती है और कर्मचारियों की विविधता बढ़ाना, जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, कुछ टाइम के लिए उनको ट्रेनिंग बेसिस पे या भेजा जाता है, या बाद में हो सकता है परमानेंट भी उसी डिपार्टमेंट में उनको रखा जाए, बट मेन उद्देश्य उनकी रुचि बनाए रखना और कर्मचारियों की विविधता बढ़ाना होता है। 26 देखिए, नौकरी मूल्यांकन में कौशल आवश्यकताएं, स्किल रिक्वायरमेंट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एक कार्य के विश्लेषण से, बाय जॉब एनालिसिस से किया जाता है। ठीक है, कार्य विश्लेषण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी नौकरी के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसी अध्ययन के दौरान हम यह निर्धारित करते हैं कि उस नौकरी को करने के लिए किन किन कौशलों, स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो स्किल रिक्वायरमेंट का बाय जॉब एनालिसिस के आधार पे करते हैं, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम 27 देखते हैं, फंक्शन लेआउट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फंक्शन लेआउट में फंक्शंस के आधार पे मशीनों और कार्यों को समूहित किया जाता है, उसका एक ग्रुप्स बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको थ्योरी में बताया गया था। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। उसका सेकेंडरी ये होता है कि उत्पादन प्रक्रिया भी उससे बढ़ सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा समान मशीनों और कार्यों को समूहित करना, उनके ग्रुप्स बना के उसके अकॉर्डिंग लेआउट बनाना होता है। नेक्स्ट 28 देखिए, प्रोडक्शन लेआउट किस उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो स्केल प्रोडक्शन में, सिमिलर टाइप के जो जॉब्स बनाने होते हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए लार्ज स्केल पे, ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट का उपयोग किया जाता है।
तो पैमाने पर उत्पादन में बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण किया जाता है। इस तरह के उत्पादन में उत्पादन लेआउट, प्रोडक्शन लेआउट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। 29 देखिए अभी, प्रोडक्ट प्रोसेस लेआउट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो समान उत्पादों के लिए कार्य स्थान का संगठन करना, सेम है ऊपर। ठीक है, जो 27 था सिमिलर, इसका भी सिमिलर मीनिंग है। 30 देखिए, उत्पाद प्रक्रिया लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट से फिर से क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रवाह होता है। तो निरंतर होता है, क्योंकि समूह में इसमें वर्क और प्रोसेस के आधार पर मशीनों का लेआउट तैयार होता है, तो कंटिन्यू इसका प्रवाह होता है। ठीक है, अगर फंक्शनल होगा, ये प्रोडक्ट टाइप से नहीं होगा, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शॉप में अलग अलग, तो बट इसमें निरंतर प्रवाह होता है। 31 देखिए, किस प्रकार के उत्पादों के लिए उत्पाद प्रक्रिया लेआउट सबसे उपयुक्त है। कस्टम उत्पाद, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मध्य पैमाने पे सेवाएं, तो बड़े पैमाने पे उत्पादन के लिए प्रोडक्ट लेआउट सबसे उपयोगी है। 32 उत्पाद प्रक्रिया लेआउट के एक लाभ में क्या शामिल है। उत्पाद की लचीलापन, उच्च उत्पादन दर, कर्मचारी संतोष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च उत्पादन दर। ठीक है, स्केल पे प्रोडक्शन होता है। ये 2-3 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हो गए प्रोडक्ट लेआउट से, तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, उत्पाद प्रक्रिया लेआउट में मशीनों की व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो ये पहले ही बता जाए, समूह में बना के उत्पाद की प्रक्रिया के अनुसार होती है। PERT का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। इसमें क्या होता है, परियोजना के समय का अनुमान लगाना होता है, लागत को कम करना इसका सेकेंडरी उद्देश्य, या बोल सकते हैं कि ये जब अनुमान लगाते हैं तो उसके बेसिस पे ये अपने आप लागत कम हो सकती है, गुणवत्ता बढ़ सकती है, बट मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका परियोजना का समय का अनुमान लगाना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बड़े सावधानी से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं, या क्वेश्चंस में उद्देश्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से उसके ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ के आपको सेलेक्ट करना है। PERT में क्रिटिकल पाथ क्या होता है, तो ये सबसे लंबा समय लेने वाला पाथ होता है। ठीक है, CPM में फ्लोट का अर्थ क्या होता है, तो कार्य के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, ये आपको बताया गया था। प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना होता है, तो टाइम पे कंप्लीट करने के लिए फ्लोट दिया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त समय दिया जाता है। संसाधन भी इसमें समय मेंशन किया गया, ओनली अतिरिक्त संसाधन और समय दोनों दिया जाता है। ठीक है, 37 देखिए, माइक्रोमोशन अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना, प्रक्रिया को बेहतर बनाना, लागत बढ़ाना। तो राइट आंसर होगा कार्य की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। माइक्रोमोशन अध्ययन क्या है, ये देखिए, एक विस्तृत एनालिसिस तकनीक है जो किसी कार्य में शामिल व्यक्तिगत गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करती है, जो मोशंस होते हैं उनका अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे कार्य प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। 38 देखिए, माइक्रोमोशन अध्ययन में वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या उपयोग होता है। तो इसमें कार्य के प्रवाह को समझने के लिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। समय मापना इसका उद्देश्य नहीं है, प्रदर्शन बढ़ाना भी नहीं है, मेन उद्देश्य इसका कार्य के प्रवाह को समझने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या अर्थ होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें न तो प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, तो राइट आंसर C हो जाएगा, जब कुल लागत और कुल राजस्व समान हो। ब्रेक इवन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें लागत और राजस्व का संतुलन स्थापित करना होता है, जितना हमने इनपुट दिया आउटपुट उतना कॉस्ट हमको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उपयुक्त प्रतीक कौन सा है। तो ये हमने वर्क स्टडी देखा था, उसमें ये सिंबल्स यूज होते हैं। एरो ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है स्टोरेज के लिए है, जो सर्किल है ऑपरेशन के लिए है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एरो A। ठीक है,
स्टोरेज के प्रतीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामग्री को संचय स्टोर करना होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? वास्तविक कार्य समय नहीं, औसत समय नहीं, न्यूनतम समय नहीं। बी, उस समय की मात्रा जिससे कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सकता है। ये राइट आंसर हो गया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कार्य मापन के लिए प्रयोग की जाती है? पीईआरटी। ठीक है, वर्क स्टडी के लिए पूछ रहा है ये। पीईआरटी में हम समय का मापन करते हैं, सीपीएम में भी समय का। तो टाइम स्टडी जो होती है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टाइम स्टडी राइट आंसर हो जाएगा। कार्य मापन के लिए यह सबसे आम और प्रभावी तरीकों में से एक है। कार्य मापन में साइकिल टाइम का क्या अर्थ होता है? तो कार्य के प्रति यूनिट का टाइम जो लगता है वो इसका साइकिल टाइम होता है। मतलब बी, एक यूनिट का जो समय होता है वर्क को पूरा करने के लिए वो साइकिल टाइम होता है। ठीक है, सिंगल यूनिट। फर्स्ट में कार्य को पूरा करने का समय दिया गया है, यूनिट का नहीं लिखा है। सामान्य कार्य समय, औसत कार्य समय, तो साइकिल टाइम में सिंगल यूनिट का लगने वाला टाइम है। 46 देखिए, टाइम स्टडी में समय को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताया गया था, स्टॉप वॉच इसमें टाइम स्टडी में यूज़ किया जाता है। पीईआरटी का पूरा नाम तो ये बताया गया आपको, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। ठीक है, तो चारों में से ए आंसर हो गया इसका राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए गए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट 1 पार्ट 2 के। तो और आप इनसे अलग भी सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड भी आप जानकारी लें, ताकि दूसरे टाइप से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन रहेगा चैप्टर 1 का, जो लास्ट पैरा बचा है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स WCS/CD वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपकी कोई सजेशन हो, और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या आपकी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी नोट्स हो या कुछ जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं इससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।